बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। देवभूमि समाचार देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस बुलेटिन की शुरुआत सीधे रुख करेंगे हम देहरादून का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। शिक्षा विभाग के जरिए एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री का संबोधन। कार्यक्रम में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहीं रायपुर विधानसभा के हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, सचिव श्री रविनाथ रमन जी, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरु जी, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा दीप्ति सिंह जी, सती जी और हमारे सभी शिक्षा विभाग के आए हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी अभिभावकगण, सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारीगण और जिनके लिए आज ये शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले आप सबका इस विशिष्ट कार्यक्रम में हमारे सभी महानुभावों का, सभी अभिभावकों का, प्यारे बच्चों का, सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। खुशी हो रही है ना बच्चों को, सबको, और बच्चों का, युवाओं का, छात्रों का, छात्राओं का कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो सबके चेहरे पर क्या होनी चाहिए? हंसी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए और उमंग होनी चाहिए, है ना? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतनी कम क्यों आवाज आ रही थी? चलिए, बहुत अच्छा। एक बार इन सब बच्चों के लिए ताली बजा दीजिए। और ये जो भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हमारे जो बहुत प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राएं हैं, उनको पूरे देश के अनेक राज्यों का, अनेक स्थलों का, अनेक संस्थानों का, जिसका हमारे शिक्षा सचिव जी ने शुरुआत में बताया, फिर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि अनेक स्थानों पर जाने का आपको अवसर मिलेगा और भारत की प्रगति कितनी हुई है, देश कितना आगे बढ़ा है, कितना देश ने नवाचार किया है विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, इतिहास और जो संस्कृति है, उन सभी को प्रत्यक्ष रूप से आप सबको देखने का और समझने का अवसर मिलेगा। प्यारे विद्यार्थी, ये कार्यक्रम भी वर्ष 2024-25 में प्रारंभ हुआ था और आजकल मैं ज्यादातर कार्यक्रमों में जाता हूं तो अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि मैं आप बच्चों को भी एक छोटा सा काम दे रहा हूं। आप लोग शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे। कितने दिन का शैक्षिक भ्रमण है? 7 दिन के अंदर अपने बहुत सारे अनुभव आपको मिलेंगे, बहुत सारी नई चीजें देखने को, सीखने को, लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। वहीं अपनी डायरी में एक पृष्ठ ऐसा भी लिख लेना कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या शुरू हुआ पिछले सालों में। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी पहली बार लागू हुआ, उत्तराखंड में पहली बार नकल का कानून आया है, उत्तराखंड पहली बार देश के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड की झांकी को भी 2023 में
कर्तव्य पथ पर जो पूरे देश की झांकियां प्रदर्शित होती हैं, उनमें उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में पहली बार 27,000 युवाओं को नौकरी पाने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। उत्तराखंड में पहली बार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में पहली बार 10,000 एकड़ जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई गई हैं और आप ही के विभाग से संबंधित शिक्षा विभाग में पहली बार राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड समाप्त करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ उसको जोड़ा गया है। पहली बार सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमको पहला स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको देश का अग्रणी स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ लिविंग में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगल विंडो सिस्टम के जो मानक है, उन मानकों को पूरा करने में हमको भारत सरकार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में हमको सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी दरअसल इस कार्यक्रम में थी और उनका संबोधन आपने सुना। बढ़ते हैं आगे, कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति लोगों का उत्साह साफ नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उनसे मिलने पहुंचे और फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर गांव में उत्साहपूर्ण माहौल बना रहा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोग अपने लोकप्रिय नेता से मिलने के लिए उमड़ पड़े। कई जगह बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, युवाओं ने सेल्फी ली, महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ने विकास को गांव-गांव तक पहुंचाकर पहाड़ी क्षेत्रों में नई ऊर्जा भरी है। ग्रामीणों के मुताबिक उनके सरल स्वभाव और अपनापन उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। पहाड़ी इलाकों में उनकी उपस्थिति से लोगों में नया जोश देखने को मिला है और विकास को लेकर उम्मीदें और मजबूत हुई। गोवा के अरपोरा क्षेत्र में नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में उत्तराखंड के नागरिकों के प्रभावित होने की आशंका के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से संपर्क किया। मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय जानकारी के मुताबिक इस घटना में उत्तराखंड के कुछ लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सरकार से अनुरोध किया है कि अगर किसी भी प्रभावित व्यक्ति की पहचान उत्तराखंड निवासी के रूप में होती है तो उन्हें उनके परिजनों को तुरंत सूचित किया जाए और सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस पर गोवा के मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि सभी प्रभावितों को चिकित्सा और प्रशासनिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड सरकार के संबंधित विभागों को सतर्क रहने और प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता, चिकित्सा, कानूनी और मानसिक तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आने वाले जनपद प्रवास कार्यक्रम को लेकर बीजेपी संगठन में भी अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। पार्टी नेतृत्व ने प्रवास वाले जिलों में संगठनात्मक गतिविधियों को सक्रिय करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि मुख्यमंत्री के दौरे को प्रभावी और जनसंपर्क के लिहाज से सफल बनाया जा सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री जिस भी जनपद में प्रवास करेंगे, संगठन की ओर से यहां पर एक पार्टी कार्यक्रम जरूर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद कर सकें और स्थानीय संगठनात्मक गतिविधियों को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा है कि यह कार्यक्रम संगठन और सरकार दोनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का अवसर होगा। सारी रणनीति को देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का दौरा पहली बार तो हो नहीं रहा है। हर जिलों के अंदर अनेकों बार जाते हैं और जो दिसंबर माह के अब दौरे होंगे, उस दौरे में हम लोग मुख्यमंत्री कार्यक्रम के साथ साथ
हम पार्टी के बैठकों को भी नियमित कर रहे हैं, कार्यकर्ता का उनका उठना बैठना हो, उसकी रणनीति का हम बना रहे हैं। आज कल हम बैठकर सारी रणनीति को फाइनल करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी खबर कोटद्वार से है, जहां पर सिद्ध बली बाबा के वार्षिक अनुष्ठान के दौरान एक विशेष दृश्य देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्ध बली मंदिर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस मंदिर से गहरा और पुराना धार्मिक जुड़ाव रहा है, क्योंकि वो अपने छात्र जीवन में कोटद्वार में पढ़ाई करते हुए हर रोज सिद्ध बली बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना करते थे। मंदिर परिसर में पहुंचते ही सीएम योगी आदित्यनाथ का पारंपरिक स्वागत किया गया। मंदिर के महंत दिलीप सिंह रावत ने उन्हें बुके भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान बीजेपी नेता महेंद्र सिंह राणा और सुमन कोटनाला भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने सिद्ध बली बाबा के समक्ष पूजा की और प्रदेश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। बली बाबा का वार्षिक अनुष्ठान बड़े लोगों के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर संपन्न किया जाता है और मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं और कम से कम 8-10 लोग श्रद्धालु जन यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और तीनों दिनों में लगाएंगे तो कम से कम 15-20 लाख करीब यहाँ पर लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए हैं तो निश्चित रूप से ये धरती भी पावन हो गई है, क्योंकि ये गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि भी है। तो आज सभी भक्तजन जो हैं प्रफुल्लित हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे संत और महात्मा यहाँ पर आए हैं। कल आप राजराजेश्वरम जी आए हैं, बहुत सारे हमारे फक्कड़ भी यहाँ बाबा आते हैं। तो लगभग यहाँ पर 20 लाख लोगों का दर्शन के लिए आना होता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज गुरुद्वारा पौंटा साहिब पहुंचे। यहां उन्होंने सिख समाज के प्रति गलती से निकले अपने शब्दों पर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। हरक सिंह रावत ने जोड़ा घर में सेवा की, लंगर रसोई में श्रमदान किया और अरदास कर सार्वजनिक रूप से अपने पश्चाताप को व्यक्त किया। बीते दिनों कोर्ट परिसर में हुए कार्यक्रम में सिख अधिवक्ता के संदर्भ में अनजाने में बोले गए शब्द से पैदा हुए विवाद पर उन्होंने दोबारा स्पष्ट किया कि उनके मन में सिख समुदाय के लिए अपार सम्मान है। घटना के तुरंत बाद उन्होंने अधिवक्ता से माफी मांगी थी। बाद में बार काउंसिल पहुंचकर सभी अधिवक्ताओं से खुलकर बातचीत भी की थी। हरक सिंह रावत ने कहा है कि अगर उनके शब्दों से किसी को भी ठेस पहुंची है तो वो हृदय से क्षमा प्रार्थी है। देहरादून में इंडियन सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर एंड टेक्नोलॉजिस्ट के स्टेट चैप्टर की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज के आरएसओ और सीपीआरओ महेंद्र भंडारी को प्रदेश अध्यक्ष और टिहरी जिला अस्पताल के वरिष्ठ रेडियोग्राफर अभय नेगी को महामंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने संगठन को एक मजबूत और सक्रिय मंच के रूप में विकसित करने का संकल्प व्यक्त किया है। राष्ट्रीय पदाधिकारी ने कहा है कि संगठन का मुख्य उद्देश्य रेडियोग्राफरों के अधिकारों की रक्षा, पेशेवर चुनौतियों का समाधान और तकनीक उन्नयन को बढ़ावा देना है। उन्होंने जोर दिया है कि आधुनिक चिकित्सा तकनीक के बढ़ते उपयोग के बीच रेडियोग्राफरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रशिक्षण संस्थान पेशेवर विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। नई कार्यकारिणी के गठन से उम्मीद जताई जा रही है कि रेडियोग्राफर समुदाय को एक सशक्त मंच मिलेगा। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गेल एजेंसी की सभी रोड कटिंग अनुमतियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी हैं। 2 महीने के प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया है। एसडीएम कुमकुम जोशी की टीम के जरिए किए गए निरीक्षण में तथ्य सामने आया कि गेल ने कई स्थानों पर बिना अनुमति सड़क काटी, जबकि जिन स्थानों पर अनुमति थी वहां भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया। कई जगह बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर और साइनेज जैसी अनिवार्य व्यवस्थाएं नहीं मिली, जिसके चलते जनता को मलबे से ढेर और संकरे माल की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्यस्थलों से मलबा तुरंत हटाया जाए। जन सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज करने में भी देर नहीं की जाएगी। डीएम के इस निर्णय को जनता की सुरक्षा और सुव्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने की दिशा में एक कठोर लेकिन आवश्यक कदम माना जा रहा है।
उत्तराखंड में एसआईआर की तैयारियां तेज हो चली हैं। निर्वाचन आयोग ने प्री एसआईआर चरण की गतिविधियां शुरू कर दी हैं। इस चरण का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने प्रवासियों समेत प्रदेशवासियों से खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एसआईआर प्रक्रिया का पूरा समर्थन करती है और इस दौरान कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिसमें विदेशी नागरिकों के मतदाता सूची में दर्ज होने की आशंका है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि मेरी गणना मेरे गांव और की भावना के तहत सभी प्रवासियों को अपने गांवों में नाम दर्ज कराने चाहिए ताकि जनगणना और भविष्य में परिसीमन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग देश विदेश में रहकर भी अपने गांवों से जुड़े हैं। उन्हें मतदाता अधिकार को मजबूत करने के लिए गांव में नाम जुड़वाना चाहिए। देखिए, एसआईआर का हम लोग समर्थन करते हैं। उत्तराखंड देवभूमि के अंदर अनेकों ऐसे मतदाता होंगे जो पता लग रहा है कि वो विदेशी मतदाता हैं। उनको भी अपना अगर मत का अधिकार के लिए मतदाता सूची में नाम चढ़ा है, वो नाम हटने चाहिए। उस दिशा में प्रयास चल रहे हैं और उत्तराखंड के जनमानस से हमने अपील भी किया है कि मेरी गणना मेरा गांव, इस भाव के साथ उत्तराखंड की जो गणना है वो भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगामी दिनों के अंदर परिसीमन भी होगा। और मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में जो भी हमारे प्रवासी हैं जिनका अपने गांव से आज भी सीधा संपर्क है, ऐसे सब लोगों को अपने मतदाता सूची में नाम अपने गांव में जोड़ना चाहिए, जिससे कि वहाँ की जो जनगणना है वो भी व्यवस्थित रूप से रहे और उत्तराखंड को क्षति भी ना हो। खबर पौड़ी से है। यहां पर जिला अधिकारी स्वाति भदौरिया ने पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों के संचालन के समय को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सुबह तकरीबन 9:15 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पठन और पाठन का कार्य होगा। यह निर्णय जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक को देखते हुए लिया गया है। हाल ही के दिनों में जनपद के अलग अलग स्थानों पर भालू और गुलदार जैसी जंगली प्रजातियों के हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है। इस आदेश का उद्देश्य बच्चों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में किसी प्रकार का हादसा न हो। जिला प्रशासन ने इस निर्णय को लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है। सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने की बात भी कही है। देहरादून सीपी सिटी प्रमोद कुमार ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि जागरूकता ही बचाव है। ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को अपने आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि दिखाई दे, अगर उसमें कोई परिचित हो या रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तो इसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी जाए। उन्होंने कहा है कि पुलिस की हेल्पलाइन 112, नज़दीकी थाने चौकी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधाएं लगातार उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि ऑडियो वीडियो जैसे किसी भी साक्ष्य को बिना झिझक पुलिस के साथ साझा करें और त्वरित कार्रवाई की जा सके। अवैध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जा सके। दरअसल एसपी सिटी ने आम जनता से सतर्क, सावधान और जागरूक रहने की अपील करते हुए स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ना ले। जैसा आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि देखिए, जागरूकता ही बचाव है। तो ये सेंटेंस बहुत ही सार्थक है और आज भी सार्थक है। तो अगर कोई आप अपने आसपास कोई क्राइम होता देखते हैं, कोई गलत एक्टिविटी अगर होता हुआ देख रहे हैं, भले ही इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो या कोई आपके संज्ञान में आपके नातेदार है, कोई रिश्तेदार है, आपके परिजन, कोई ऐसी बात संज्ञान में लाते हैं कि जो कि आप समझते हैं कि पुलिस को बताना जरूरी, तो तत्काल देखिए बिना झिझक हमारे 112 नंबर है, थाने हैं, चौकी हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टा है, फेसबुक है। तो तत्काल अपनी जो कंप्लेन है या कोई आपके पास ऑडियो है या वीडियो, तत्काल उसको हमें शेयर कीजिए ताकि हम आसानी से उसको टैकल कर सकें, जो मैनेस है उस पर रोक लगा सकें और जो कोई भी अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि में इन्वॉल्व है तो उस पर हम कार्रवाई कर सकें। तो मेरा यही जनता जनार्दन से अपील है कि अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने आसपास अगर कोई भी क्राइम होता देख रहे हैं तो तत्काल कृपया करें हमें सूचना दीजिए ताकि हम उस पर विधिक कार्रवाई कर
सकें। और साथ ही साथ मेरा ये भी अनुरोध है कि किसी भी प्रकार से कानून, देखिए, किसी को अपने हाथ में लेने का नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, उसको कानून अपने हाथ में ना ले, उसके वो हमारा काम है। अगर कोई भी बात आपके संज्ञान में आती तो विधिक कार्रवाई हेतु तत्काल पुलिस से संपर्क करें, आपको रिलीफ भी मिलेगी और जो अपराधी है उसके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगी। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र का गलत लाभ उठाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। विभाग ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जो केस टू केस आधार पर सभी संदिग्ध दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की गहन जांच करेगा। रिपोर्ट शासन को सौंपे जाने के बाद गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त दिव्यांगजन के जरिए राज्य चिकित्सा परिषद से जुड़े 52 शिक्षकों की सूची विभाग को भेजी गई थी, जिसमें 2 प्रधानाध्यापक, 21 प्रवक्ता, 29 सहायक अध्यापक शामिल हैं। इन शिक्षकों को अपात्र श्रेणी में रखा गया है। सभी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। खबर बहरादाबाद से है, जहां पर बहुउद्देशीय किसान सेवा समिति का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष अनिल चौहान और उपाध्यक्ष सुशांत चौहान सहित सभी डेलीगेट्स ने विधिवत तरीके से शपथ लेकर अपने पदों का भार ग्रहण किया है। शपथ के दौरान पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि वो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ समिति की गरिमा को बनाए रखेंगे, किसानों के हितों को सर्वोपरि रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि समिति को मजबूत बनाकर क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को त्वरित समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने सभी नव चयनित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं और समिति के उज्जवल भविष्य की कामना की है। पदाधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया है कि वो क्षेत्र के विकास और किसानों की बेहतरी के लिए एकजुट होकर कार्य करें। देखो, ये भी आपकी बात बहुत सही है। किसानों की एक तो सबसे बड़ी बात यह है, किसान हमारे बहुत अच्छे गांव के हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर उनमें जो किसान नहीं है, उनको जो हम लोन वितरण करते हैं, वो लोन हमारा वापसी नहीं आता, क्योंकि वो लोन फर्जी होता है। उनके ना तो कुछ पता है हमें कहाँ से लोन, किन लोगों का दिया लोन, वे कौन लोग थे, वे कौन से गाँव से थे, तो इसलिए सोसाइटी घाटे में जाती है। मैं सबसे पहले तो बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति बहादुराबाद का जो नवनिर्वाचित बोर्ड है, उसके चेयरमैन भाई अनिल चौहान जी हैं और वाइस चेयरमैन भाई सुशांत जी और सभी डायरेक्टर्स जो बोर्ड के सदस्य हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उनको बधाई विशेष रूप से इसलिए भी कि डायरेक्टर के चुनाव के बाद में जब चेयरमैन का चुनाव हुआ तो वो चुनाव जो है वो सर्वसम्मति से एक तरह से हुआ है और ये एक अच्छी शुरुआत उन लोगों ने की है, क्योंकि जब चुनाव आपस में ही होता है तो कहीं ना कहीं मनों के अंदर दूरियां बढ़ती हैं, तो ऐसा और धन का भी दुरुपयोग किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस बार समिति ने एक अच्छी पहल की है और मैं इसके साथ साथ सलेमपुर के समिति के लोगों को भी बधाई दूंगा, उनके यहाँ के चेयरमैन मनीष जी को भी, कि वहाँ भी निर्विरोध रूप से सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हुआ और आज इनका शपथ ग्रहण था। तो हम लोगों ने अपेक्षा की है कि जो हमारी समिति है वो बहुउद्देशीय समिति के रूप में काम कर रही है। इस देश के यशस्वी सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब से इस विभाग को संभाला है और हमारे धन सिंह जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो इनका बहुत विस्तृत क्षेत्र। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।